हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। ये टॉपिक आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हेल्प करेगा। अगर मैं आपको वीडियो का बैकग्राउंड दूं तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट है उसके प्रोसेस को लेके क्वेश्चन उठाए हैं और उसने कमेंट किया है टायरेनी ऑफ द इलेक्टेड। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर नाखुश दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है। बैटल फॉर इलेक्टोरल ऑटोनॉमी। अभी आपने देखा रिसेंटली कुछ स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और यूटी पुडुचेरी में इलेक्शंस हुए। कुछ जगह लोगों का कंसर्न था कि इलेक्शन पता नहीं फेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। पास्ट में भी हम लगातार देख रहे हैं जो एसआईआर की जो प्रोसेस है उस पर लोगों ने सवाल उठाए। हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया। पिछले कुछ टाइम से आप देखो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके जो रोल को लेके उनके तरीके को लेकर भी काफी क्वेश्चन उठाए गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो इलेक्शन कमीशन की इलेक्टोरल ऑटोनॉमी है वो बार बार क्वेश्चन में आती है, बार बार उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो हम इस वीडियो में कोशिश ये करने वाले हैं कि पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो टसल है, वो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेके कि कहीं ना कहीं अपोजिशन या कई लोगों को लगता है कि सरकार अपने आदमियों को या अपने फेवरेट पर्सन को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर रही है। कि कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है हमारे अपोजिशन लीडर्स के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी कमीशन हो गया है। तो देखिए, हालांकि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमारा काम है एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की। तो हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि अनूप बरनवाल केस में कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, कोर्ट ने कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की, उसके बाद पार्लियामेंट का क्या रवैया रहा, पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया और अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से खुश नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज याद रखना क्योंकि आप एग्जाम में सपोर्ट कर सकते हो। दैट अंडर आर्टिकल 324, अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो इसमें भी क्लॉज 2, जो क्लॉज 2 है इस आर्टिकल का, वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स प्रोवाइडेड और सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना एट द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने उस टाइम के लिए कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता तब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, सीईसी। 1993 के बाद पहली बार क्या हुआ, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। क्या बनाया गया? मल्टी मेंबर मींस एक से ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स। तो सीईसी प्लस 2 ईसीस, अभी कितने हैं? 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, तो इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। ये 1993 के बाद हमने ऐसा किया। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था? दैट देयर शैल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये ओरिजिनल था, बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। वापस आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, ये पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि इन द फ्यूचर पार्लियामेंट में डिसाइड with respect to the process and procedure as well as the criteria for the appointment of CEC and other ECs। लेकिन हुआ क्या, इवन आफ्टर 70 प्लस ईयर, आजादी के 70 प्लस ईयर्स के बाद
इतने साल गुजरने के बाद भी, और हम आजादी की जगह अगर स्पेसिफिक हो जाए, संविधान लागू होने के 70+ साल के बाद भी पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ नहीं बनाया। नो लॉ वॉज मेड इन द पार्लियामेंट। अब ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अनूप बरनवाल केस की, कि हमारा अनूप बरनवाल केस कहां से आया। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि लगातार इलेक्शन कमीशन, उसके काम, उसके कमिश्नर्स की जो काम करने के तरीके, ये एक डिस्कशन का पार्ट बना हुआ था। और स्पेशली जब से जो करंट गवर्नमेंट पावर में आई, तो कहीं ना कहीं कई स्टेट्स में पार्टीज को लगा, कई स्कॉलर्स को लगा, एक्सपर्ट्स को लगा कि कुछ कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी की बात है, इवन इन द पास्ट ऑल्सो, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी में, हर सरकार में ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेके। तो लगातार ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही थी, कई पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट किया जाए, उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। क्योंकि हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, तो देखिए डेमोक्रेसी में जो जनता है अपने अपने वोट के थ्रू अपना सरकार चुनती है। अगर वोट कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सरकार कैसी चुनी जाएगी, या हो सकता है आपने जिसके लिए वोट किया वो वोट उस तक ना पहुंचे। तो कुल मिला के इलेक्टोरल प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेमोक्रेसी को हेल्दी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाने में, ठीक है ना। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, जो पिटिशनर थे उन्होंने पीआईएल फाइल करके चैलेंज किया कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर क्या मतलब है, सरकार। एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो आपकी सरकार है उसकी मोनोपोली है। क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है ना। और इससे क्या दिक्कत हो रही है, इससे हमारी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो प्रोसेस है ना, जो हमारा इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज लगता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आती है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी तो हो रही है। आप देखो जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, वो बात करते हैं वोट चोरी की। अभी रिसेंटली बंगाल में भी देखिए जो सीएम थी ममता बनर्जी, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हार नहीं सकती, मैं कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है, ये इलेक्शन की लूट है ये। तो राइट, तो ये सारे मुद्दे उठते रहते, तो ये तो अभी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले भी ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है तभी ऐसा हो रहा है, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी, अदर गवर्नमेंट भी थी, तब भी ये सवाल उठते रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रीजन दिया गया कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या रूलिंग दी। तो देखिए कोर्ट की रूलिंग से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने ये क्यों किया। तो देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, कि कोर्ट को भी जरूरत क्यों पड़ी इस केस के थ्रू इस मामले में हस्तक्षेप करने की, इंटरवीन करने की। तो देखिए ये कंसेप्ट, ये जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद रखने, क्योंकि मेंस में आपको ये लिखने हैं, आपके काम आएंगे। या हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लें कि ऐसा करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए, या ऐसे में भी कोई ऐसा डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है जिसमें आप इन पॉइंट को या इस केस को कोट कर सकते हो। देखिए पहला जो कोर्ट का इस इस प्रोसेस में इंटरवीन करने का रीजन था कि कोर्ट भी चाहता है कि जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फ्री एंड फेयर? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हो, इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ वाइब्रेंट एंड हेल्दी डेमोक्रेसी, देन यू मस्ट एंश्योर दैट देयर शुड बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस इन द कंट्री, ठीक है ना। दूसरा, इस केस में कोर्ट ने क्या कहा, दैट
फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप एक अलग से वीडियो बना दीजिए एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आप उसको कवर कर सके। तो आप मुझे बता सकते हो फ्रेंकली। तो ये आपका पहला लॉजिक था, पहला रीजन था कोर्ट का कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड रीजन क्या था? दैट द इलेक्शन और गिविंग वोट टू समवन इज पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने इसको आर्टिकल 19(1)(a) से, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उसे लिंक किया कि जो हमारे सिटीजन हैं वो वोट देकर अपने पॉलिटिकल राइट्स का एक्सप्रेशन करते हैं कि मुझे ये पार्टी सही लगती है या मुझे, मेरे लिए ये लीडर ठीक है। तो वोट क्या है? एक जरिया है। इट इज अ वे टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री। बट अब मान लीजिए आपने जिसको वोट दिया, आप तो ये मान के वोट दे रहे हो कि मेरा वोट पार्टी ए को जाएगा, बट अगर मान लीजिए पार्टी ए को नहीं गया तो, या आप चाहते हो कि आपकी पार्टी को भी पूरा चांस मिले लेकिन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका फंडामेंटल राइट है वो भी वायलेट हो रहा है या कंप्रोमाइज हो रहा है। तो कोर्ट ने ये भी कहा, राइट, क्योंकि ये आपको वोट क्या रिफ्लेक्ट करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राइट टू वोट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ और इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है ना। फिर कोर्ट ने थर्ड जो रीजन दिया कि दैट टू एंश्योर दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू मेंटेन द फेथ ऑफ द पीपल इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। क्योंकि हो क्या रहा है कि लोगों का लगातार इलेक्टोरल प्रोसेस से यकीन उठ रहा है ना। यार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि आप वोट ईवीएम में कहीं पे भी दो, जाएगा तो वो बीजेपी को ही है ना, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। या आप कहीं भी बटन दबाओ वो जाएगा तो मान लो किसी एक पार्टी को या किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को। तो लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूट रहा है। तो ऐसे में कोर्ट का कहना था कि जब तक हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तब तक वो खुल के काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप देखते हो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हम बात करें सीएजी की, है ना, जो आपकी सीएजी है, कोर्ट जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इनका जो एक्सपेंडिचर होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, राइट। इट इज अ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जबकि अभी क्या हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंसेस है वो वोट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और आपको पता है पार्लियामेंट में अगेन गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है। तो कोर्ट का कहना है दैट अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेगी, मींस अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको चार्ज एक्सपेंडिचर बना दोगे तो इलेक्शन कमीशन खुल के काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से कोर्ट ने इंटरवीन किया, राइट। अब वापस आते हैं इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, जब ये अनूप बरनवाल वाला केस आया, कि हमें अभी एक इंटरिम अरेंजमेंट करना है, एक टेम्पररी ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है जिसमें एक सिलेक्शन कमेटी होगी। तो कोर्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी सजेस्ट की फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें कि कोर्ट ने सजेस्ट किया कि उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ताकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स की, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और उसको बैलेंस किया जाए, किसी की मोनोपोली। क्योंकि देखिए पिटीशन में चैलेंज किया क्या किया गया था? एग्जीक्यूटिव मोनोपोली। तो एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करने के लिए कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि वी शुड हैव द डाइवर्सिटी इन द कमिटी। तो आप देखते हो पीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीएम इज एग्जीक्यूटिव। सीजीआई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जुडिशरी को। और लीडर ऑफ अपोजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके लेजिस्लेचर को। तो आप देख सकते हो जो तीनों ऑर्गन है हमारे स्टेट के वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मीन्स जो प्रोसेस है इसको बैलेंस किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट किया जाए कि किसी एक ऑर्गन की यहाँ पर मोनोपोली नहीं है, कि खाली एग्जीक्यूटिव की मोनोपोली नहीं है। अब टसल कहां से आ रहा है, प्रॉब्लम शुरू कहां से, वॉर कहां से हो रहा है? वाई देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट? क्यों कोर्ट पार्लियामेंट से नाराज है? इस पे आते हैं अब।
तो आप देखो पोस्ट जजमेंट क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस बरनवाल वाले केस के बाद पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया। ये पार्लियामेंट का रिस्पॉन्स है। पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पास किया। तो देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो अगेंस्ट सवाल उठाते हैं कि जो हमने कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, वो फिर से कंप्रोमाइज हो गई। पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जो अनूप बरनवाल वाले केस में, उसको डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट कर दिया मैं आपको समझाता हूं कि इसमें इश्यू क्या आया कि अभी हमने कमेटी देखी थी जिसमें पीएम होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, राइट। बट पार्लियामेंट ने क्या किया, इस एक्ट में सीजेआई को हटा दिया और उनकी जगह किसको अपॉइंट कर दिया, यूनियन मिनिस्टर को। और आपको पता है यूनियन मिनिस्टर कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिव। तो जो ये कमेटी आपकी बैलेंस थी, देखिए यहाँ पे बैलेंस थी, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। और हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, राइट। तो जो आपका पहले था एल प्लस ई प्लस जे, तो सबके पास 1-1 वोट था। अब क्या हो गया, अंडर द एक्ट, आफ्टर पासिंग द एक्ट, ये क्या हो गया, एल प्लस ई प्लस ई। तो जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं उनको नॉमिनेट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। और आप देखिए यहाँ पे दो लोग क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव, 1L, तो किसकी मेजोरिटी हो गई, आपके एग्जीक्यूटिव की। और जुडिशरी को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अगेन इट लीड टू द, इट रिजल्ट इनटू द मोनोपोली ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो पहली कमी तो देखो ये है, इसलिए कोर्ट नाराज हुआ कि भाई हम चाह रहे थे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इफेक्टिव हो, आपने फिर से वही काम कर दिया जो पहले था। दूसरा लूप होल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि पहले देखिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई कौन बन सकता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो काबिल है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेशन की, या कोई जुडिशियल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो सीईसी या ईसी बन सकता था। बट अभी नए एक्ट में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने कंडीशन लगा दी किसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें क्या लिख दिया उन्होंने, मींस एक्ट ने क्या मेंशन कर दिया कि ये मैंडेटरी है कि जो भी इंसान सीसी या ईसी बनना चाहता है या बनेगा, वो कम से कम सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे क्या हो गया कि जो लोग सरकार के लिए काम कर चुके हैं पास्ट में, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर, खाली वही लोग बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो अगेन जिन लोगों ने सरकार के लिए काम किया है, वैसी बात है, वो क्या होंगे, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, एटीट्यूड प्रो गवर्नमेंट, वो सरकार की तरफ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सरकार के ही आदमी एक तरीके से। तो कुल मिला के जो जो इलेक्टोरल प्रोसेस को इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बनाने की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं फिर से डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट तुम क्या कर रहे हो, पहली बात तो तुम 70 साल से सो रहे थे, है ना, फॉर मोर देन 70+ ईयर्स यू वर स्लीपिंग, राइट। अब तुम जग भी गए हो डियर पार्लियामेंटेरियंस। तो अब आपने ऐसा लॉ पास किया जिससे आपने हमारा जो इंटेंशन था उसी को डाइल्यूट कर दिया। तो कुल मिला के ये एक रीजन है टसल का, राइट, जो हमने इस पूरी वीडियो में समझा। सो आई होप कि आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चली होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्यों पार्लियामेंट और जुडिशरी आपस में लड़ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्यों होने चाहिए, राइट। वो सब हमने इस वीडियो समझा। तो ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में, एसए के टॉपिक में, या इनफैक्ट इंटरव्यू में। तो मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एट द सेम टाइम, जैसे मैं हर बार कहता हूँ आप लोगों से, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, पॉलिटी के खास कर किसी और भी सब्जेक्ट के पढ़ने में या समझने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को कैसे कवर करें, या प्लीज इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको, उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।